नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं और यह टॉपिक है स्टेट, आखिर राज्य किसको कहें। इससे पहले मैंने बेसिक ऑफ इंडियन पॉलिटी के 2 क्लासेस यूट्यूब पर डाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो पहले प्रयास करें कि उन 2 वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर नंबर 3 पर आए। क्योंकि जब आप एक के बाद एक वीडियो को जब आप देखते हैं तो आगे वाली जो भी क्लासेस होती है उसको समझने में आसानी होती है। बहरहाल मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जल्द से जल्द उस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर स्टेट कहें किसको। जैसे ही स्टेट का नाम लिया जाता है, राज्य की बात किया जाता है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इस प्रकार की चीजें आपके दिमाग में चलने लगती है। यकीन मानिए, इस प्रकार की जो भी अवधारणाएं हैं उसको राज्य के रूप में नहीं माना जा सकता। तो आप भी पूछेंगे, अगर इसको राज्य नहीं कहें तो क्या कहें? तो इसको राज्य न करके इसको प्रोविंस कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। तो आप भी बोलेंगे कि इन जनरल न्यूज़पेपर, बुक वगैरह में तो बिहार को राज्य, यूपी को राज्य, तमिलनाडु को राज्य लिखा गया रहता है। हाँ, इसके भी कुछ कारण हैं, अभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। अब राज्य को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक विज्ञान के कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं कि अगर किसी क्षेत्र में अगर एक कुछ एलिमेंट अगर वहां पर पाए जाते हैं तो उसको हम लोग राज्य मान सकते हैं। अब क्या है वो एलिमेंट? तो अगर राज्य के लिए जो एलिमेंट बोला गया है, एकदम से ये जो एलिमेंट है ये मैंडेटरी एलिमेंट है। अगर इसमें है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया का तात्पर्य है कि एक मतलब लैंड का बड़ा टुकड़ा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ये चीजें होनी चाहिए। दूसरा ये चीजें हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब है सरकार। और तीसरा चीजें जो है आपका, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन, आबादी। और लास्ट जो पिलर है उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। जिस क्षेत्र में अगर ये चारों एलिमेंट पाए जाएं उसको हम लोग राज्य का दर्जा देते हैं। एक एक चीज को मतलब थोड़ा सा पड़ताल करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि आपको एक एक चीजें जो हो क्लियर हो। अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसका ज्योग्राफिकल एरिया हो ही नहीं, वहां पर सरकार भी हो, आबादी भी हो और वहां पर सॉवरेनिटी भी हो, तो क्या हम उसको राज्य कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसका एक उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं, आपने नाम सुना होगा तिब्बत। तिब्बत के पास सरकार है, दलाई लामा, नाम सुना होगा दलाई लामा। आबादी है, बिल्कुल है, आबादी है वहां पे। क्या वो अपना डिसीजन जनता और सरकार के माध्यम से ले सकते हैं? कि ऐसी क्षमता है क्या? हाँ, बिल्कुल क्षमता है। लेकिन जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है, जो पार्ट है जहां पर तिब्बत है, वह पार्ट चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया है। तो क्या आप तिब्बत को राज्य कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर 3 चीजें तो मान सकते हैं, लेकिन ये पहला चीजें वहां पर नहीं है। इस आधार पर हम उसको राज्य नहीं कह सकते हैं। दूसरा चीज अगर मैं कहूं कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्योग्राफिकल एरिया भी है, भूखंड का एक बड़ा पार्ट भी है, वहां पर पॉपुलेशन भी है, और वहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक सॉवरेनिटी भी है, क्या उसको आप राज्य का दर्जा दे सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मैं अगर कहूं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक पार्ट है, आप देख रहे हैं पॉपुलेशन भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां पर मतलब वहां की जो जनता है वहां पर थोड़ा सा सॉवरेनिटी की कमी है, लेकिन सरकार है क्या? नहीं। सरकार वहां पर ना होकर के वहां पर जो एक टेरर ग्रुप है, उस टेरर ग्रुप के द्वारा वहां पर शासन किया जा रहा है। तो जब जहां पर सरकार नहीं होगी, वहां पर इस पूरे सिस्टम को बांध करके चलाने में और लोगों की उतनी समर्थता नहीं हो पाती है, जिससे लोगों के राइट्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इस आधार पर हम उस क्षेत्र को राज्य नहीं कह सकते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो रहा है। तीसरा चीज अगर मैं कहूं कि एक ऐसा क्षेत्र
जहां पर आपका ज्योग्राफिकल एरिया भी है, गवर्नमेंट भी है, और आपका पॉपुलेशन नहीं है, और सोवरेनिटी जो है वो है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर पॉपुलेशन नहीं है। आप कहेंगे कि क्या इसको राज्य कहें या ना कहें, क्या इस प्रकार के भी क्षेत्र होते हैं क्या? अगर मैं कहूं, चलिए एक ऐसा क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे मून ले लीजिए, मून पर आबादी नहीं है। अगर मून पर आबादी नहीं है तो क्या मून को राज्य कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या किसी स्टार जहां पर कोई इंसान कुछ पल के लिए जा सकता है लेकिन वहां पर आबादी ही नहीं है, तो क्या आप उसको स्टेट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अब लास्ट वाली जो बात है उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी से क्या तात्पर्य है? सॉवरेनिटी का मतलब है कि लगभग लगभग जहां के लोग अपना खुद का डिसीजन खुद लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इंडिया, कि इंडिया एक देश है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कौन सेट करेगा? इंडियन लोग, इंडिया की सरकार, इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स, इंडिया के गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि हमारे क्या डिसीजन होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के दबाव में आकर के भारत कोई डिसीजन ले रहा है, ऐसा तो नहीं है कि चाइना के दबाव में आकर के भारत कोई डिसीजन ले रहा है। अगर हम किसी के दबाव में आकर के अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो आसान भाषा में उसको कहा जाता है कि हम सॉवरेन नहीं है। इस आधार पर अब जरा सोचिए कि 1947 के पहले, 1947 के पहले भारत के पास ज्योग्राफिकल एरिया था, इतना बड़ा पार्ट था हमारे पास। लगभग अगर देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सरकार थी ही, पॉपुलेशन आबादी थी। क्या सॉवरेनिटी थी? क्या हम अपने अनुसार सिस्टम को लेकर के चल सकते थे? नहीं चल सकते थे। तो लगभग 1947 से पहले का जो भारत था वह राज्य के रूप में कंसीडर नहीं किया जा सकता है। यहां तक आप लोगों को राज्य को समझने में मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर कभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत एक राज्य है जबकि बिहार एक प्रांत। स्पष्ट करें, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। कैसे? भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसकी हम पड़ताल करें तो भारत में ज्योग्राफिकल एरिया है, आप इसको जांच करेंगे तो हाँ भारत में गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। भारत में पॉपुलेशन है, हाँ बिल्कुल है। भारत में सॉवरेनिटी है, हाँ। तो लगभग भारत, ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है, भारत एक राज्य है, कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक विज्ञान के कुछ विद्वानों ने जो एलिमेंट सेट किए हैं उस एलिमेंट के अनुसार, उस पैरामीटर के अनुसार भारत एक राज्य है। ये चीजें यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर बोल रहा है कि बिहार एक प्रांत। क्या बिहार को राज्य माने या न माने? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। मैं यहां पर बिहार बनाता हूं कि अब बिहार की जांच करते हैं। क्या बिहार का एक ज्योग्राफिकल एरिया है? मैं यहां पर अगर कहूं ज्योग्राफिकल एरिया है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। अगर मैं कहूं यहां कोई गवर्नमेंट है तो आप बोलेंगे हाँ ये गवर्नमेंट है। अगर मैं कहूं कि यहां पर पॉपुलेशन है, आबादी है, तो आप बोलेंगे कि हाँ है। क्या सॉवरेनिटी है? तो मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलेंगे क्यों नहीं है, बताइए जरा। तो सुनिए, इस चीज को मैं बताता हूं। आप एक शेड्यूल 7 है जिसमें 3 लिस्ट बताए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं जहां पर स्टेट लिस्ट में स्टेट को अधिकार होता है, जो जैसे बिहार प्रांत है उसको यह अधिकार है कि वह क्या करे, उस पर कानून बनाए। और कुछ यूनियन लिस्ट होते हैं जिस पर केंद्र सरकार जो होती है उस पर कानून बनाती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों टकरा जाते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक किसी विषय पर स्टेट और सेंटर टकरा जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखा गया है कि जब भी स्टेट एंड सेंटर जब आपस में जब टकराए तो वहां पर जो सेंटर होगी उसको ग्रेटर देन माना जाएगा। तो जरा सोचिए कि अगर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर पर
कुछ कानून बनाए जाते हैं। कोई भी कानून, मान लीजिए बिहार सरकार ने एग्रीकल्चर पर कानून बनाया और इस कानून में बोला गया कि चलो 5,000 रुपए पर किसान दिए जाने हैं, एक नियम बन गया। लेकिन उसी के कुछ समय बाद इलेक्शन होने वाले थे, मान लीजिए, अब सेंटर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए इसने एक सेंटर आधारित एग्रीकल्चर से संबंधित एक नया स्कीम लेकर के आई और उसमें बोला गया कि नहीं 5,000 रुपए नहीं दिया जाएगा, अब इसमें लगभग 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि हाँ, एक सेंटर और स्टेट एक ही मुद्दे पर कानून बनाते हुए टकराते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसको, यहां पर जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसको ऊपर माना जाएगा। यानी ये बिहार के द्वारा जो एक अपना प्लान लेकर के आया गया था, वह प्लान अपने आप होगा, वह कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या इस आधार पर आप बिहार को सॉवरेन कहेंगे? सॉवरेनिटी का मैंने क्या डेफिनेशन बताया कि हरेक तौर पर हम अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो, किसी के दबाव में हम अपने डिसीजन ना लें। ये ह्यूमन बीइंग पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप अपने लाइफ में कोई डिसीजन किसी के दबाव में ले रहे होते हैं तो आपको सॉवरेन नहीं माना जा सकता है। और जो लोग इंडिपेंडेंट रूप से जो उनको अच्छा लगता है उस आधार पर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनको सॉवरेन माना जाता है। तो जब आप इन सारी बातों को जब आप उल्लेखित करेंगे, आपका यहां आंसर तैयार हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रहा है? देखिए अभी के समय में जिस प्रकार से यूपीएससी और बीपीएससी की कहानी है, बीपीएससी में सिलेबस जिस प्रकार से चेंज हुआ है और एक प्रकार से ऐसे राइटिंग को इन्वॉल्व किया गया है बीपीएससी के सिलेबस में, इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, प्रजा नहीं। बन गया एक कहानी कि जो लोकतंत्र होता है उसमें नागरिक होते हैं, प्रजा नहीं। इसी का एक और क्वेश्चन मैं फॉर्म करूं कि प्रजातंत्र में प्रजा होती है, नागरिक नहीं। अब इस प्रकार की चीजें जो है आपको बुक वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा, एक आपको खुद से चीजों को समझना है। और खास करके सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि अगर कोई चीजें अगर आप रट्टा लगा रहे हैं तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, उस चीज को ब्लड में लेना पड़ेगा। आप जितने क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, यकीन मानिए आपके मेंस या पीटी में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए इसको थोड़ा सा पड़ताल करते हैं। अगर मैं कहूं कि नागरिक किसको कहें और प्रजा किसको कहें? नागरिक उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सिटीजन उसको कहते हैं जो सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, उसमें ये सिटीजन जो होती है ना, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व होती है। कहेंगे आप बात क्या कर रहे हैं, चीजें थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। यहां कहने का मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कानून बना रही है तो इस कानून बनाने में जो लोग वहां पर बैठे रहते हैं कौन होते हैं? अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो उस जो विधानसभा होता है, उस विधानसभा में कौन होते हैं? एमएलए होते हैं। इस एमएलए को कौन सेलेक्ट करके भेजता है? पीपल। यही लोग तो मतलब बिल लेकर के आते हैं और उस सदन में डिस्कस होता है और कानून बन जाता है। तो इनडायरेक्टली जो कानून बना वो एमएलए के माध्यम से बना, लेकिन एमएलए जो है वो किसके माध्यम से है? जनता के द्वारा। उसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो जो भी मतलब जो संसद होता है, संसद में कौन लोग बैठते हैं? एमपी लोग बैठते हैं, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर। ये एमपी आए कहां से? एमपी तो वही होते हैं ना जो जनता के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। और ये एमपी अगर कोई लॉ बनाने के लिए कोई बिल लेकर के आते हैं तो बिल का क्या प्रावधान है? यहाँ पे लेकर के आएंगे, डिस्कस होगा, अगर रियल में वो जनता के लिए हित के लिए होगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन क्या इस कानून को बनाने में, लॉ बनाने में क्या जनता की भूमिका है कि नहीं? एग्जैक्टली है। यहां पर आप कहेंगे कि इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर कुछ भी हो
उसको हम सिटीजन के रूप में मानेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे कि सिटीजन का और सारे क्राइटेरिया हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक भाग में इसकी बात चर्चा की गई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूं ताकि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो। फिर आप पूछेंगे कि प्रजा किसको कहें। अब प्रजा का मतलब यह होता है कि इसके ऑपोजिट, जहां पर कानून व्यवस्था में लोगों का कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका होती ही नहीं है। जरा सोचिए कि अगर जब राजतंत्र था तो राजा के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, क्या लोगों को बुला करके पूछा जाता था कि हाँ आओ भाई हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें किस प्रकार के कानून पसंद है? ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि राजा को जो अच्छा लगता है राजा उसके अनुसार अपना कानून बनाएगा। इसीलिए इस प्रकार के स्टेटमेंट बनते हैं कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, प्रजा नहीं, और राजतंत्र में प्रजा होते हैं, नागरिक नहीं। अगर एक कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा हो तो आपके अंदर एक अलग फीलिंग आ रही होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में मैंने दो चीजें बताया, एक स्टेट बताया, एक नागरिक और प्रजा के कंसेप्ट को बताया। इस प्रकार के चीजें आने वाले समय में याद रखिएगा। बीपीएससी के आपके एसे राइटिंग में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो भी कंसेप्चुअल चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको लेकर के अवेयर रहिए। तो जिस प्रकार से मैं भी निरंतर हूं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, अब आप लोग भी अपना एक दायित्व समझें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं जिस प्रकार से कमिटमेंट किया हूं कि इंडियन पॉलिटी के बेसिक मैं आपको बिल्कुल तैयार कर दूंगा, आपको किसी भी तरीके के किसी भी बुक उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिएगा। आने वाले समय में सिर्फ इंडियन पॉलिटी ही नहीं, जो भी कठिन पेपर है, इकोनॉमी है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, आपका इथिक्स पेपर है, सारे बुक का जो सिलेबस में है उनके जो भी कुछ बेसिक चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब पे। पूरा सिलेबस करना, हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन है, आप समझ रहे होंगे। अगर आपको ये सारा चीजें बहुत बेहतरीन तरीका से अगर सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट संस्थान से जुड़े। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा मकसद एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है। तो चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।